ऑनलाइन से बात करें। ये 505 पेज की बात हो रही है जी सर। पहले तो सर ये शुरू में एक इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ है कि स्टोरी है क्या, जरा बता देंगे स्टोरी के। ये कब की बात है? हमारा ईयर एंड 30th जून, 1 जनवरी को एक गाड़ी लॉन्च हुई। 1 मार्च को रिपोर्ट सर्कुलेट होना शुरू हो गई कि गाड़ी में कार्बन एमिशंस रेगुलेटरी लिमिट से ज़्यादा। मई में सेल रोक दी। 1 जून को अनाउंस हुआ कि जो हाई एमिशंस हैं वो कंफर्म हो गई हैं, जो प्रोड्यूस की गई थी मार्च ऑनवर्ड्स, और कस्टमर्स अपने डिफेक्ट्स जो हैं वो फिक्स करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम 1 जुलाई। और सेल जो है फाइनली दोबारा रिज्यूम हो जाएगी नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में। तो ये तो एक स्टोरी होगी ना। अब आपने समय ये जो नीचे पॉइंट्स हैं इनके डिसीजंस लेने तो एक दोबारा पढ़ते रहना। ये 20 मिलियन का बता दो पहले। ये तो शायद सिंपल लायबिलिटी है, लीगल ऑब्लिगेशन होने की वजह से 2 मिलियन एक्स्ट्रा इम्पोज हुआ। और उसे कहा गया कि 40 दिनों में पेमेंट ना होने की वजह से एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा। लेकिन अब इसके अगेंस्ट हमने अभी डिसाइड किया कि हमने रेलिवेंट फोरम में इसके अगेंस्ट अपील करनी है, ये डिसीजन चैलेंज करना हमने। तो बताएं जिसका देखा नहीं अभी ये लायबिलिटी अब कंफर्म बन सकती है। एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन के तौर पर डिस्क्लोज हो सकता है अनलेस चांसेस ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज आर रिमोट एज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पेनल्टी इंपोज तो की गई है लेकिन हम उसे मान नहीं रहे। तो फॉर एग्जांपल इसे हम एक्नॉलेज कर लेते हैं फिर तो शायद इसकी एंट्री हो जानी चाहिए। अजय सर पॉसिबल ऑब्लिगेशन के तौर पर इसे डिस्क्लोज किया जा सकता है अनलेस चांसेस ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज आर रिमोट। जी नहीं 25 जुलाई को इम्पोज हो गई है, तो बैलेंस शीट डेट के बाद इम्पोज हो गई है, लेकिन अभी हमने मानी नहीं ना। अगर हम मान लेते तो उन्हीं मेरे ख्याल पिछले 40 दिनों की है ये भी जरा पढ़े मेरा। ये पेनल्टी किस चीज की है? हमने शायद ओरिजिनल पेनल्टी जो है 40 दिनों में नहीं पे की, उसी की वजह से एक्स्ट्रा पेनल्टी है, लेकिन हम उसे मान नहीं रहे। और अभी हमारा प्लान है, हमने डिसाइड करके किया कि किसी रेलिवेंट फोरम पे इसे चैलेंज किया जाएगा। तो इट मींस अभी ये कंफर्म है। मेरा ख्याल है इवन देन 40 डेज जो गुजर गई उसकी वजह से, तो शायद ये पिछली ही है, मतलब नेक्स्ट फ्यूचर ईयर्स की नहीं है, फ्यूचर पीरियड की नहीं है, उसकी पिछले टाइम पीरियड की है जो उन्होंने पोस्ट की। ठीक है ठीक है सर, फाइनल डिसीजन बता दो सर पॉइंट 1 नहीं क्या क्या करेंगे। नहीं हम ये तो नहीं कह रहे हैं, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट अभी रेलिवेंट फोरम में चैलेंज करने का डिसीजन लिया, इसलिए अभी ये ऑब्लिगेशन कंफर्म नहीं है। लेकिन हो सकता है जब हम चैलेंज करें तो अल्टीमेटली हमारे हक में फैसला ना आए, तो देयरफॉर पॉसिबल ऑब्लिगेशन जरूर है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि बड़े आराम से फैसला हमारे हक में आ जाएगा और चांसेस ऑफ आउट ऑफ रिसोर्सेज रिमोट है तो फिर डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहिए। ठीक है आगे चलें। पॉइंट नंबर 2 सर।
एक नजर पढ़ जरा दोबारा। अच्छा जी, स्टॉक की असल बात हो रही है। So existing defect in the existing inventory of DLX will be fixed by company at its factory in the month of August. The rework cost will existing inventory को अब fix word आ रहा है बार बार, ये fix का यहाँ का मतलब ठीक है, fix करवाया जा रहा है, सही किया जा रहा है, तो उस पर कितना खर्चा आना? And loss of profit due to temporary suspension of production will be, ये तो future operating losses की तरह हो जाएगा, तो ये future operating loss हो जाएगा। हाँ जी, 15 मिलियन जो है इसकी एसेट के प्रोविजन की तरफ नहीं जाना चाहिए जहन, ये स्टॉक सही करना है, तो ये कहाँ यूज होगा? हाँ जी, कॉस्ट तो ठीक है, जो भी इसकी आई होगी उसमें, अब अगर इसे ठीक करना तो ये एनआरबी की डेफिनेशन क्या है? माइनस एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल, तो इसे दोबारा ठीक करके हम बेचना, तो ये जो 15 मिलियन है एनआरबी की वर्किंग में यूज होगा, और फिर डिसीजन होगा कि लॉट ऑफ कॉस्ट एनआरबी का कोई लॉस बनता ही नहीं, अगर उसकी कोई कॉस्ट की इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो ये 15 मिलियन कहाँ यूज होगा? in calculating and जिस समय रखा वो अगर एक कहाँ है, एक तो टर्कीज में है और एक जगह और कहीं है, टर्कीज बारह इसके साथ लिखे हैं, टर्कीज में अब इस वक्त है आपके सामने, चलो मैं आपके सामने खोलता हूँ, इसमें जो पॉइंट नंबर 2 आया था, जो पड़ा हुआ है अनसोल्ड, एक तो था ना जो हमने फ्यूचर में परचेज करना है, अगर फ्यूचर में बचना है और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बाइंड है, तो वो तो ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जो चीजें पड़ी थी, पहली जो 2 लाइनें पढ़े 500 पर यूनिट कॉस्ट थी, लेकिन ये अनयूज स्टॉक की बात हो रही है और इसने बिकना था 350 का, ठीक है, तो अनसोल्ड स्टॉक पे अगर लॉस हो रहा है तो ये इन्वेंट्री है IS2 लोअर ऑफ कॉस्ट है, तो ये भी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है जो हमारे स्टॉक में पड़ी होगी। नहीं बेटा, ये पॉइंट नंबर 3 ठीक है, क्लियर है फिर क्या क्या किया जी इस पॉइंट नंबर 2 में? ये बड़ा जो भी सस्पेंशन है उसकी वजह से जो अल्टीमेटली लॉस है वो तो फ्यूचर में होगा, जो भी आपका प्रॉफिट का लॉस है, चीजें तो आपने फ्यूचर में बेचनी है। ये नंबर 3 पढ़े सर, डिफेक्ट इन ऑल व्हीकल सोल्ड पढ़े रखेंगे। जी 50 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 85% बन गया, 50 into 85% is equal to 42.5 million. The cost will be reimbursed to the dealers at the end of each month on the basis of actual number of vehicles fixed, though the legally bound to fix all. एक तो है प्रेजेंट एप्लीकेशन इस वजह से कंस्ट्रक्टिव भी है, फिर वो शायद हुकूमती इदारों ने भी कुछ कहा, अपनी अनाउंसमेंट भी हो गई, तो लेकिन प्रोविजन की अमाउंट होनी चाहिए 42.5 मिलियन हमारा बेस्ट एस्टिमेट है, ठीक है सर। हाँ जी, जो बाकी है वो ठीक है, ये जो शायद एक दफा पहले भी बात हुई थी कि जो बाकी है हमारा अंदाजा तो 85% है, लेकिन जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको अगर अगर हम समझते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट नहीं है तो फिर उसे डिस्क्लोज हो सकता है, तो ये भी मतलब लेकिन पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है, एनी कंफ्यूजन?
नंबर 4, मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड। ये जरा अभी दोबारा ये 38 में आ जाएगा, लेकिन आई होप कि कंसोलिडेशन को याद आ गया। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड की अगर मार्केट वैल्यू कम हो भी गई है तो हमने इसे रिकॉर्ड किया होगा, हमने जैसे पहले भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो अब उसकी अगर वैल्यू में रिडक्शन आ रही है तो उसकी कोई ऐसा एंट्री नहीं, वो बाकी बात में करता हूँ, और बीच में इम्पेयरमेंट का जिक्र आ गया। ठीक है सर। वैल्यू इन यूज ऑफ द प्रोडक्शन लाइन ऑफ द डीलक्स वुड रिड्यूस बाय। अब ये जो वैल्यू यूज वर्ड है, ये जो आपको फिगर दी हुई है, इसको फिर आप कंपेयर होना चाहिए पहले, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स से उसमें से हायर सिलेक्ट होना चाहिए, और फिर ये देखना चाहिए अगर वैल्यू यूज रिड्यूस हो रही है तो एक इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन है, लेकिन जरूरी नहीं कि इम्पेयरमेंट हो भी गई हो, पहले कैरिंग अमाउंट एस्टिमेट होनी चाहिए यहाँ तक, फिर उसमें रिकवरेबल अमाउंट में से हायर ऑफ लिखना चाहिए, फिर पता चलेगा कि इम्पेयरमेंट लॉस है। आ जाता है याद? नंबर 6 सर, in June 2021 the regulatory authority has introduced new emission protocols to ensure that the emissions are within the limits and needs to be completed by 30th September 2001. The new protocol will require modification of the existing plant production line at a cost of rupees 100 million. जी सर। अगर नया प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस हो गया तो लायबिलिटी तो बन गई है ना। अब सर ये उसी तरह के कुछ पॉइंट्स हैं वो जिस तरह मैंने आपको कुछ दिन पहले अपेंडिक्स में दिखाए थे, तो आई कैप, हाँ जी, स्मोक फिल्टर, वो जो दो मैंने कुछ आपको आई कैप के ओरिजिनल स्टैंडर्ड में से कुछ एग्जांपल्स आए थे, एक नजर दोबारा देखा था। एक जो फर्नेस की लाइनिंग थी, हर 5 साल बाद हम इन्हें रिप्लेस कर रहे थे, और 3 साल अगर गुजर गए तो 2 साल बाद रिप्लेस करना, तो देयरफॉर इसकी प्रोविजन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? ये एक अवॉइडेबल खर्चा है, अगर हम बैलेंस शीट डेट पे खड़े होकर सोचें तो ये फ्यूचर का खर्चा अवॉइडेबल है या अनअवॉइडेबल? अगर हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे तो होगा, अदरवाइज अदर डिसीजन हो सकता है। दूसरी भी एग्जांपल देखें, इसमें एन एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ भी लिखा हुआ, लॉ में लिखा है हर 3 साल बाद ओवरहॉलिंग करवानी है। अगर हम लॉ की नहीं मानेंगे तो पेनल्टीज वगैरह तो हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि अगर हमने ओवरहॉलिंग नहीं करवाई और लॉ में लिखा है तो ओवरहॉलिंग नहीं भी करवाई तब भी उसे कैपिटलाइज करना है, अगर नहीं ओवरहॉलिंग करवाएंगे लॉ में लिखा तो फिर क्या इफेक्ट होगा? पेनल्टी तो देनी पड़ सकती है, तो उसकी प्रोविजन अपनी जगह, लेकिन जब तक आप ओवरहॉलिंग करवाएंगे नहीं उसका कॉस्ट इवेंट नहीं हो, और देयरफॉर उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं। अगर आपने करवा ली ओवरहॉलिंग और पैसे नहीं दिए तो वो तो एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी? अगर 1 साल से ज्यादा अर्सा इसमें इन्वॉल्व है तो फिर कैपिटलाइज हो जाएगा एक्सपेंस और पेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ओवरहॉलिंग नहीं करवाई तो ओवरहॉलिंग की प्रोविजन नहीं होगी। हाँ, अगर आपने लॉ की नहीं मानी तो उसकी प्रोविजन, उसकी मतलब पेनल्टीज की प्रोविजन अपनी जगह। देन फिर एक एग्जांपल आई थी स्मोक फिल्टर्स वाली भी, याद है सर? तो अगर स्मोक फिल्टर्स नहीं लगाए तो क्या प्रोविजन करें? नहीं मतलब इसका समझ आता था कि मतलब क्यों नहीं, हम डबल एंट्री अगर करने की कोशिश करेंगे स्मोक फिल्टर्स, तो स्मोक फिल्टर्स अभी आए तो है ना, तो हमारा एसेट कैसे डेबिट हो सकता है? और अगर हमने एसेट लिया नहीं तो उसकी पेएबल कैसे हो सकता है? पेएबल भी पास्ट इवेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम पीरियड गुजर गया तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ये चंद एक टाइम पे, अगर कुछ लॉ की वायलेशन पे वक्त गुजर गया तो उस टाइम पीरियड की अगर कोई फाइन या पेनल्टी है तो उसकी प्रोविजन हो सकती है। लेकिन आप जो इस वक्त पढ़ रहे हैं इसमें तो मेरा ख्याल अभी वैसे ही टाइम पीरियड फ्यूचर का है। चलिए फ्यूचर का सर, ये तो वैसे ही अभी मेरा ख्याल है 30 सितंबर में बैलेंस की डेट के बाद कुछ महीने हैं, तो इसमें शायद अभी प्रोविजन ऑफ पेनल्टी वाली कोई बहस नहीं है। और फिर ये भी नहीं बताया कि हमने लगाने का इरादा नहीं किया हो। क्या लिखा हुआ है? पढ़ के स्टार्ट करें ट्रांसफर। 2021 में रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नए प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस किए जिसमें प्रोविजंस
that the emissions are within limits and needs to be complied with. उसकी वजह से अब हमें अपनी existing production line में modifications करनी पड़ेंगी। तो फ्यूचर मॉडिफिकेशंस करेंगे उसकी क्या एंट्री करेंगे? इसका आंसर पढ़ लिया आपने? ये पॉइंट नंबर 6 का तो आंसर पढ़ेंगे। The second sentence, HAL has no present obligation for future expenditure as it can avoid the expenditure by future actions, that is by changing operations, by stopping operations। ये भी लिखे साहब। फ्यूचर में हम बहुत से डिसीजन ऐसे ले सकते हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि अल्टीमेटली हमें ये एक्सपेंस इंकर ना ही करना पड़े, ठीक है, बाय चेंजिंग ऑपरेशंस और बाय स्टॉपिंग ऑपरेशंस। अगर यहीं पे assumption भी जाए कि हम नहीं stop करेंगे फिर तो हम नहीं, हमें क्या पता, हमें क्या पता हम फ्यूचर में क्या करेंगे। अब यहाँ पे तो हम वो तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट करें हमारा प्लान नहीं है कि हमने फ्यूचर में बिजनेस स्टॉप करना है, तो फिर हम अगर कोई एम्प्लॉय रखें अपने पास तो हम उसकी एस्टिमेट करेंगे कि कितने अरसे हमारे पास रहेगा। ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। हम बैलेंस शीट डेट पे ये सोचेंगे जब भी कोई प्रोविजन बनानी है कि क्या अगर आज बिजनेस खत्म हो जाए, होना या नहीं होना ये हमें नहीं पता। वो एक दूसरी बात भी इसमें फिर है कि हमने गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी ज़हन में रखनी है, लेकिन लाइबिलिटीज बनाते हुए आपने ये देखना है कट ऑफ डेट है, बैलेंस शीट डेट पे आप खड़े हैं, जो अनअवॉइडेबल खर्चे हैं उनकी लाइबिलिटीज होगी, जो फ्यूचर से रिलेटेड है उसकी नहीं होगी। ठीक है, वो तो फिर अगर हम फॉर एग्जांपल सोचें कि हमने बिजनेस स्टॉप नहीं करना, फिर हम फ्यूचर में जो परचेजेस करेंगे उसके पैसे भी देने पड़ेंगे। तो ये नहीं हो रहा हम बिजनेस बंद नहीं करने लगे, हम लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करने के लिए डिसीजन लेंगे। वही सर, ये गलत वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस अभी तो, लेकिन होपफुली आपने कोशिश जरूर की है। एक लास्ट सेंटेंस इसमें लिखा हुआ, कॉस्ट शुड बी कंसिडर्ड इन एस्टिमेटिंग वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू यूज की कैलकुलेशन कैसे होती है? कुछ तो याद होगा, फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं। तो अब फ्यूचर में जब आप एस्टिमेट कर रहे होंगे कि कितने इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं, तो उसमें वो कहता है ये जो 30 मिलियन ढूंढे जरा, अगर आपका सॉरी 100 मिलियन, अगर आपका ये प्लान है कि फ्यूचर में आपने लगाना है तो किस वर्किंग में आप कंसिडर कर सकते हैं? वैल्यू यूज की वर्किंग में आप कंसिडर करें कि फ्यूचर में कितने अर्से का हमारा बिजनेस चलना है, तो उसमें इनफ्लोज कितने होंगे, आउटफ्लोज कितने होंगे, उसमें आउटफ्लोज कंसिडर होना चाहिए, लेकिन प्रोविजन या लाइबिलिटी नहीं, इसकी वैल्यू यूज की वर्किंग में कंसिडर हो सकता है फ्यूचर आउटफ्लो के केस में, मतलब एज अ फ्यूचर आउटफ्लो। और देन फिर नेट कैश फ्लोज की बेस पे जो वैल्यू यूज है उसे फिर रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करके, कैरिंग अमाउंट से कंपेयरिंग अमाउंट के साथ फाइनली देखें, और अगर बनता है कि लॉस, तो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री हो सकती है। जिस तरह ये नहीं, वो डिस्क्लोज अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड में रिक्वायर्ड नहीं। स्टैंडर्ड में ये रिक्वायर्ड है कि अगर आपने कोई फ्यूचर में एग्रीमेंट किया हुआ है कोई चीज खरीदने का, तो उन एग्रीमेंट्स का डिस्क्लोज होता है, वो इंशाल्लाह हम आगे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो भी हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, लॉ बना हुआ है जी। नहीं सर, वो तो हमने क्वेश्चन बताया है सर कि हमें 100 मिलियन लगाना, अभी 100 मिलियन हमने लगाना है नहीं लगाना है, इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड में डिस्क्लोज नहीं है। अगर आप देना चाहें तो यकीनन कोई रोकेगा नहीं। नहीं, लेकिन फाइनली तो मतलब मेरी इस डिस्कशन के बाद तो क्लियर हो गया ना। ये और कोई मसला आप बताएं? मसला वो तो नहीं सर जो असल मसला आप लोगों ने अभी तो नहीं पढ़ा मेरे साथ? जी सर। जी समटाइम्स मेजॉरिटी केसेस में तो मेरे ख्याल आपको पढ़ के महसूस हुआ होगा, कुछ IAS 10 है, कुछ IAS 37 है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें वो IAS 36 की भी बीच में आ रही हैं, तो एग्जामिनर आपको हर एंगल से बीच में। लेकिन वैसे ओवरऑल मेरे ख्याल पढ़ के कम से कम ये तो पता चल गया होगा कि कुछ प्रोविजंस है या IAS 10, ये ओवरऑल तो यही था, बाकी बीच में IAS 2 भी है, किस जगह पॉइंट नंबर 2 में IAS 2 आ गए, उसके बाद फिर इम्पेयरमेंट की डिस्कशन आगे, बीच में बैंड भी आ गए। लेकिन बहरहाल ये भी IAS 38 जब पढ़ेंगे तो ओवर डेफिनेटली जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड्स मिक्स होकर सवाल ना है, तो ये भी IAS 38 में दोबारा आ जाएगा। ठीक है सर। नहीं, ये हर पार्ट नहीं है मेरा ख्याल यार, ये तो एक ही पार्ट के पॉइंट्स हैं शायद, मेरा ख्याल में तो ये
बच्चा से पूछ रहा था, मेरा तो ख्याल है कि एक ही क्वेश्चन है और इसका कोई पार्ट भी नहीं है, तो एक ही पेज पे हो रहेगा ये। हर पॉइंट का मेरे ख्याल ज्यादा डिस्कशन हर पेज पे तो नहीं होगी, लग रहा है इतने भी आइटम ज्यादा ना हो, लेकिन वो मेरे ख्याल अगर पार्ट ए भी हो वो शायद नए पेजेस पे करना होता है, मतलब मींस एक रिक्वायरमेंट होगी दूसरी रिक्वायरमेंट होगी, और ये तो एक ही रिक्वायरमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं। जी सर, कोई और कंफ्यूज है तो लिखने की कोशिश की किसने? चलिए सर, जो कल का जिस तरह का क्वेश्चन ने किया था एक जरा और हो जाए, फिर जरा कोशिश करते हैं आधा घंटा के बाद में बढ़ जाए। पेज नंबर निकाले 143। पेज नंबर 143 पे क्वेश्चन नंबर 2 तरह शुरू करें। मिल गया? स्पीड अप हो थोड़ा सा, एक रिक्वायरमेंट बाद में और इसमें ऐड करना है। Alpha Limited bought plant on 1st July 2017 for rupees 4,500 million. AL has a legal obligation to dismantle the plant at the end of its useful life of 4 years. On the date of acquisition, it was estimated that the cost of dismantling would amount to rupees 600 million. AL uses revaluation model for subsequent measurement and account for evaluation on net replacement value method. Depreciation is provided on straight line basis and 10% is the rate. Detail of evaluations carried out by professional value and the revision in the estimated cost of dismantling as at 30th June 2018 and 19 are as follows. Rupees in millions 18, 19. Revalued amounts नहीं है, क्या मतलब? हाँ वो तो ईयर एंड भी हो रहा है, 30th जून ऊपर लिखा हुआ सेकंड, ये लास्ट टाइम किस दिन हो रहा है ये काम भी? एट जून। तो रिवैल्यूड अमाउंट मींस फेयर वैल्यू, जिसके साथ एक स्टार लगा हुआ है, लिखा है एक्सक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट। हाँ जी, एक मिनट कल जो क्वेश्चन किया था उसमें मेरा वर्ड होने वाला पेज नंबर 134 पे, उसमें फोर्थ बुलेट इंक्लूडिंग साइट रेस्टोरेशन कॉस्ट ही होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, और अगर एक्सक्लूडिंग है तो क्या करेंगे? इसमें इंक्लूड करने का मतलब इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, मीसो से, ताकि जो हमारे एसेट की कॉस्ट में डिसमेंटलिंग का इफेक्ट आ रहा था वो फिर सही कंपेयर हो सके फेयर वैल्यू के साथ, तो ये एक्सक्लूडिंग जरा हाईलाइट कर रहे हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी दिए हैं 826 एंड 450 मिलियन। पहले जनरल एंट्रीज ही करना है, लेकिन वो कहता है ईयर एंडेड 30 जून 19 की करें। नहीं, अब जरा डेटा देखना, अब एग्जामिनर की ने जो मांगा है वही फर्स्ट पेज पे होना चाहिए, और अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़े तो वो भी शायद वर्किंग होना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से लेना? 1 जुलाई 17 से स्टार्ट लेना है, ईयर एंड है हमसे जो रिक्वायर्ड है वो 30 जून 19 है। कौन सा साल फर्स्ट पेज पे लिखेंगे? आज चिन्ह करो। नथिंग न्यू सर, करवाना है मैंने।
जी सर 19 एग्जामिनर के लिए, लेकिन 19 में अब क्या क्या होना है उसके लिए हमें पिछले साल से शायद सोचना पड़ा। बस पेज छोड़ दें जल्द से वर्किंग। जी फर्स्ट डेट से 1 जुलाई 17 डबल एंट्रीज लिखो, प्लान डेबिट कैश क्रेडिट कितने से 4500 मिलियंस में फिगर ऑलरेडी। सोचते जाए करवाते जाए सेम डेट। ये एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्लान डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, कैसे वर्किंग करें 600 into 1.1 minus 4 409.8 जी कहते थे 30 जून 18। अब रिवैल्यूएशन हो रही नीचे, एस्टिमेट्स बदल रहे हैं, लेकिन पहले क्या करेंगे ईयर एंड तक पहुंचेंगे। डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है 4500 plus 409.81 divided by 1227.45 The unwinding of discount कैसे 409.81 into 10%, 40.98 डबल एंट्री सर फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन 40.98 अच्छा यहाँ जरा रुक के एक छोटा सा डिसीजन लेना पड़ना, एस्टीमेट भी चेंज हो रहा है, डिसमेंटलिंग के एस्टीमेट चेंज हो रहे हैं और रिवैल्यूएशन हो रही है, सेम डेट पे हो रहा है। इस केस में स्टैंडर्ड्स की ये जरा प्रोविजन ये ऊपर वाले पहले IAS 16 अप्लाई होता है, मींस उससे पहले कैरिंग अमाउंट फाइनल हो जाती है IAS 16 के मुताबिक, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल जो भी आपका है। अगर सेम डेट पे IAS 16 की एप्लीकेशन भी है और किसी और स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन भी है तो पहले क्या और फिर उसके बाद आपने IFRIC 1 IAS 37 वगैरह अप्लाई करना। एस्टीमेट का अगर डिसमेंटलिंग एस्टीमेट अगर चेंज हो रहा है तो उसको पहले या उसके बाद में, पहले रिवैल्यूएशन मींस IAS 16 की एप्लीकेशन और उसके बाद फिर आपने किसी और स्टैंडर्ड को अप्लाई करना। तो ये जरा ये सेंटेंस हाईलाइट कर लीजिए। या इसके साथ भी इस तरह से कम से कम दोनों कम सेम डेट पे हो रहे हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन मॉडल और रिटर्न भी हो, एक ही सेम डेट पे दोनों डाटा दिए, तो पहले IAS 16 बस सेम है, IAS 16 अप्लाई करके करना होगा। जी सर अब करें बच्चे
वो एंट्रीज कर लेते हैं, मैं पहले वर्किंग कर, ठीक है चलिए एलिमिनेशन करें। एक्यूमुलेटेड एफिशिएंट डेबिट प्लान कितने से 1227.45 एक एंट्री के लिए जगह होगा। कैरिंग ऑन नहीं मेरा पता 4909 हो गया था ना 0.81 minus 1227.45 3682.36 अब फेयर वैल्यू पे आ गया, इसमें एक मसला, फेयर वैल्यू गिवन बताएं कितने 2018 हो रहा है सर 3375 मिल गया। लेकिन सर इसमें लिखा हुआ था एक्सक्लूडिंग, अब इसमें इंक्लूडिंग करना है, क्या करना है? एक मिनट रुकने, जरा वर्किंग करवाएं। 3375 क्या एक्सक्लूडिंग है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग है, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट अब कितनी है? यानी अब बता, अब मतलब इस वक्त अब कौन सी लें, पुरानी वाली लें या अब इस वक्त वाली लें? इस वक्त मींस अब 826 ही है, लेकिन 826 जो है इसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू नहीं आएगी। तो पहले तो ये देख लें मैं 826 क्यों ले रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये एक्सक्लूडिंग होता और इस डेट पे कोई रिवैल्यूएशन ना होती, मतलब सॉरी एस्टीमेट चेंज ऑफ डिसमेंटलिंग ना होता, एज इट इज सेंटेंस है रिवैल्यूड अमाउंट 3375 है, रिवाइज्ड एस्टीमेट 826 ना होता लेकिन नीचे एक्सक्लूडिंग लिखा होता, तो फिर फिगर ढूंढने में कौन सी लेता? नहीं मैं 600 लेता, लेकिन उसको फिर एडजस्ट करता ना अकॉर्डिंगली कितने साल रह गए, 30th जून 18 पे फिर फाइनल करता हूँ। एज इट इज 600 क्यों लेता या कब लेता? चलो अगर ये ना लिखा था 826 मींस एस्टीमेट चेंज ना हो रहा होता तो हम 600 ही लेते अगर एक्सक्लूडिंग फिगर होती, लेकिन 600 की फिर प्रेजेंट वैल्यू लेते। किस डेट तक की? 30 जून 18 तक की, उसी डेट पे इकट्ठा करना। व्हाट इज 3375? फेयर वैल्यू एज ऑन 30th जून 2018 है ये। अगर ये एक्सक्लूडिंग है और इसमें डिसमेंटलिंग ऐड करनी है तो इस दिन की होनी चाहिए। तो इस दिन से मुराद अब इस क्वेश्चन में क्या है? 826 ऐसे ही सर, पूरा करवाएं 1.1 एज इट इज क्यों है? उसमें हमें नहीं आइडिया, उसमें हमें नहीं पता कोई चेंज है। और -3 क्यों है? टोटल लाइफ रिमेन्स नहीं, पहले ये वर्किंग जरा समझना, कैंडी एक दफा देख लो। एनी कंफ्यूजन? आंसर तो नहीं है 3995.59 this difference 313.23 सरप्लस ही है मेरा। ओके सर, ये हमारे से प्रेजेंट वैल्यू लेंगे ना यार, 3 साल रह गए, 1 साल गुजर गए, 4 में से 3 रह गए। एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ, कल मैंने दिखाया था भी, कल वाला जो क्वेश्चन किया उसमें अगर आपने कैरिंग अमाउंट जिसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट आ रही है उससे कंपैरिजन करना, तो दिस अमाउंट शुड बी इंक्लूडिंग।
जी सर, डबल एंट्री सर हो गई, प्लान डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसी 313। ये रिमेनिंग लाइफ 1 सेकंड गिनना 3 है, लेकिन सेम डेट अब दोबारा क्यों लिखा है? यहाँ पे हमने डिफरेंटली प्रोग्राम्स को हाँ जी, अब यहाँ पे एस्टिमेट चेंज वर्किंग करनी है, किसके एस्टिमेट में चेंज आ रहा है? ये करें इधर वर्किंग। और बेटा कैंडी प्लीज कैसे ना किया करें यार, 826 कैसे है सवाल में? मुजफ्फर जाने दे, गुस्सा ही है। 826 कैसे क्वेश्चन में? ठीक है सर जी बेटा, हमारा ओके। हाँ जी करें वर्किंग कैंडी, मेरा ख्याल है अब इसमें मिस्टेक बनती नहीं, लेकिन कर दी आपने। ये ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट है 409.81 पे हमने प्रोविजन रिकॉर्ड की थी, 40.98 अनवाइंडिंग हुई, एक ही साल हुआ, और 50.79 रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन होनी चाहिए, वो तो हमने पैसे पर वर्किंग भी कर ली थी। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 826 into 1.1 minus 3, फिगर आ गई थी 620.59, डिफरेंस बना 169.80। इंक्रीज इन प्रोविजन है, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल ऐसे ही सर, लेकिन क्या सरप्लस पड़ा है? प्रोविजन क्रेडिट है 169.8। बस यहाँ जुड़ के ये डिसीजन लेना अपने, कॉस्ट मॉडल है ये रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल होता तो क्या करते, और अब अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो सरप्लस एग्जिस्ट करता भी है, कितना आई था बेचारा, आई था। ये सरप्लस डेबिट हुआ, ये चेंज इन इक्विटी में नहीं सर नहीं, चेंजेस इन इक्विटी में सिर्फ वो जाता है ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, एंट्री बोलना तुम। रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट ऑन योर सरप्लस। मींस उसे इस साल के एंड पे कैलकुलेटर पकड़ना। ये अच्छा, ये क्लियर है सबको कि एक ही दिन ये दो एंट्रीज हुई हैं? असल में 313.23 लिखे और माइनस 169.80, ये फिर नेट अब रह गया जो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम से होता होता चेंजेस इन इक्विटी में रह, और ट्रांसफर की बात नेक्स्ट ईयर से होनी। ये सर अभी लास्ट 313 क्रेडिट एंड 169.80 डेबिट, नेट इफेक्ट रह गया है 143 पॉइंट, ये अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम से होता होता चेंजेस इन इक्विटी में चला जाए। और बिल्कुल सही है, यहाँ शायद फिर अब हमें रिमेनिंग सरप्लस की वर्किंग क्यों कर लेनी चाहिए, फ्यूचर ईयर में अब उतना ही ट्रांसफर हो सकेगा जितना रिमेनिंग पड़ा, तो रिमेनिंग सरप्लस इज 313.23 minus 169.8 143.43। ये सर ये तो सारी होगी वर्किंग,
तो इस साल कुछ रह गया हो, लेकिन अब असल काम तो अभी रहता। करंट ईयर में कितने थे? नहीं मिस्टर मोहसिन, मेरे ख्याल हाँ 1 जुलाई 18 से बात शुरू हो गई है, लेकिन किस डेट पे रुकेंगे? 30th 19 जी। बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हो गए, कहते नहीं जी 2 दिन काम तो करना है पहले। नहीं यार, 2 दिन एंट्रीज कर लें खामोशी से कर लें। फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो ये मेरा ख्याल बनेगा 1331.86। अगेन 30 जून 19। हाँ ठीक है, सरप्लस ट्रांसफर भी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 47.81 143.43 divided by 3 जी। अब डेफिनेटली अगर एक डेट पे एक से ज्यादा एंट्रीज हैं तो आप अपना कोई सीक्वेंस जरूर रखें, लेकिन आगे पीछे होने तो डेफिनेटली इशू नहीं है, सेम डेट अगर है। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट 620.59 into 10%, 62.06। ये दोबारा रिवैल्यूएशन और चेंज इन एस्टीमेट है, पहले कर लें रिवैल्यूएशन। वो कहीं एक्सक्लूडिंग वाली स्टोरी को चला लेंगे। हाँ ठीक है, इसकी एंट्री बनाए। नहीं सर, लॉस है।
ये फेयर वैल्यू गिवन है 1800 प्लस 450 1.1 माइनस 2 ये कैरिंग अमाउंट क्या बनती है तो 66 तो 3.73 सॉरी ये मत मेरा कैरिंग अमाउंट 2663.73 है तो ठीक वो मैंने तो गलत कर लिखी फेयर वैल्यू फाइनल बन जाएगी हाँ जी 2171.9 अगर एक्सक्लूडिंग होता तो हम इसको रीमेजर करके लेते ना अगर एक्सक्लूडिंग होता तो हम जो भी पुराना एस्टिमेट है उसको बस -2 करके ले लेते 30 जून 19 बनाने के लिए ठीक है सब अब करें सर एंट्री करनी है डिफरेंस आ गया है 491.83 अब ये यहाँ ध्यान बस रखना पड़ना अभी एक रिवॉल्यूशन हुई है ये एस्टिमेट चेंज हुआ है ये रिवॉल्यूशन लॉस है देखो प्रोविजन इंक्रीज डिक्रीज नहीं है अब रिवॉल्यूशन लॉस है क्या ढूंढना पड़ना है रिमेनिंग सरप्लस है हाँ जी रिमेनिंग सरप्लस 95 वो कैसे हाँ जी ये ओसीए में जाना है एक मिनट ये ओसीए में जाना है अप टू द एक्सटेंट जितना सरप्लस पड़ा 143 पॉइंट वर्किंग लिख लीजिएगा इसमें 43 आया था -47.81 ट्रांसफर हो गया था रिमेनिंग पड़ा था 95.62 लॉस आया है 390 नहीं यार तो टोटल यार टोटल और बैलेंसिंग फिगर आ गई है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो सर ये करंट ईयर नहीं आ रहा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में आ रही है 396.2 तो सर ये लॉस इस साल आया ना यार इस साल एडजस्टमेंट हुई है सरप्लस से जितना रिमेनिंग रह गया वो सेट ऑफ नहीं होना जब भी सरप्लस ने डेबिट क्रेडिट होना है इन द एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन अदर देन सरप्लस ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स तो उसका इफेक्ट करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस में ये करंट ईयर है यार करंट ईयर का इफेक्ट है अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस में जो सरप्लस लॉस जा रहा है ये क्लियर हो गया यस सर प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है ठीक है जी ओके करें एक आखिरी काम रहेगा 30th जून 2019 क्या रहेगा कर लें मत कंपैरिजन करें 20 ठीक है आप कर लें मैं इकट्ठा होता हूँ आप लोग कंप्लीट करें जी सारी कंप्लीट करें कंप्लीट करके एंट्री बनाने की कोशिश करें ये ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट सर है प्रोविजन से रिलेटेड अब इस वक्त हाँ जी 620 प्लस 62.06 यहाँ तक बात आ गई है 682.65 तक ये ठीक है बेटा अपनी वर्किंग कंप्लीट करें
रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए 450 into 1.1 minus 2 या 1 minus 2 टोटल 4 है यार। तो जो गुजर गए हैं वो ले रहा हूँ या जो गुजरने हैं वो ले रहा हूँ? जो गुजरने हैं वो ले रहा हूँ 2 साल बाद प्रेजेंट वैल्यू। आंसर आएगा 371.90। हाँ जी, डिक्रीज इन प्रोविजन है, लेकिन पिछली एंट्री देख के जरा सोचना पड़ना थोड़ा सा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन शायद ये लॉस के बाद सरप्लस है। नहीं मतलब, और लेकिन इसमें वो भी स्टोरी नहीं है, पूरा साल सूल नहीं गुजरे हुए, तो ये सिंपल जिस डेट पे आया है, अब देख लेना एक मिनट, ये उसी से तरतीब में ना, उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, डिफरेंस पहले बता दें। अगर फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट टाइम इसका होता तो प्रोविजन डेबिट सरप्लस क्रेडिट होना था रिवैल्यूएशन मॉडल, लेकिन अब ऐसे क्यों नहीं होना? जरा देख लें प्लीज, देखें 620.5 अपनी एंट्री करें 620.59। बताइए क्या एंट्री करें? सबसे पहले प्रीमियम का तो फैसला करें। प्रीमियम डेबिट बाय 310.74। अब क्रेडिट इफेक्ट है ये, तो लॉस के बाद है सॉर्ट ऑफ, सरप्लस तो सारा खत्म हो गया हुआ। अगर फॉर एग्जांपल सरप्लस पड़ा होता तो ये भी सरप्लस ही है, ये भी क्रेडिट होना था, तो प्लस होता ना दोनों में, लेकिन अब पिछली एंट्री में लॉस रिकॉर्ड हुआ, तो रिवर्सल ऑफ लॉस सॉर्ट ऑफ है क्रेडिट इफेक्ट। अब कहाँ जाएगी फिर ये फिगर? इट मींस नेट ऑफ हो जाएगा। अब ये लॉस इस सेम डेट पे कैलकुलेट करें कितना नेट लॉस रह जाएगा। जी 85 पॉइंट, मतलब कैसे? एक ये था 396 जो प्रॉफिट लॉस में जा रहा था, फिर अब ये, तो ये कहीं यार रुक के जरा ये क्लियर कर लें, अगर ये ना होता फिर क्या करते? वो तो सही इसलिए होगा ना क्योंकि एक टाइम पीरियड गुजर जाता था उसमें। अब बताइए कितना अर्सा गुजरा, कितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, कितनी कम चार्ज हुई है? ये तो सेम डेट पे हुआ सकता है। ये ठीक है क्लियर? ये तो उसी सेम डेट पे है, और इस सेम डेट पे अब अनवाइंडिंग में करें। सरप्लस अब नहीं है, डेप्रिसिएशन और अनवाइंडिंग का इफेक्ट नेक्स्ट ईयर होगा। अब ये ईयर एंड पे आ गया, देखने को और एंट्री एनी कंफ्यूजन? चले सर जी बस 5-7 मिनट में एक रिक्वायरमेंट बी ऐड करें इसमें, एक्सट्रैक्ट बनवाया स्टेटमेंट ऑफ ये डेफिनेटली अगले साल सरप्लस आएगा तो उसी तरह होगा दोबारा, जितना लॉस प्रॉफिट लॉस में गया। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट बनवाया पहले, और कंपैरेटिव जरा बनवा दें 19 18, और बनवा दें जरा कैंडी 4-5 फिगर्स पहले ढूंढ दें, छोड़ दें लिखना। एक मिनट अब मीनवाइल आप फिगर्स ढूंढ लेंगे। प्लांट 2019 में, या चले जो भी लिखवाना 18 में चले लिखवाना 3995.59, और 2019 में अब फेयर वैल्यूज पे फाइनली आएगा यार, फेयर वैल्यूज तक आ गई गेम।
तो 17.90 90 और क्या आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? प्रोविजन, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, बीच में फिर सरप्लस का डिसीजन लेना पहले। तो सरप्लस आएगा मेरे पास इक्विटी में। इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस सोचा जरा किस साल आएगा किस साल नहीं। मेरा ख्याल 143.43 और यहाँ तक आते आते डैश हो गए। फिर प्रोविजन जो मेरा ख्याल है कि अभी भी मतलब नॉन करंट में आएगी। नहीं, दोनों सालों में नॉन करंट में ही शायद अभी आएगी। 13 में मेरा ख्याल है 620.59 फाइनली और 371.90। और कुछ यही है मतलब, ठीक है बस यही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, लॉस, चलो मैं वो बना लेंगे। थोड़ा सा काम बता। अटैच नहीं है तो कार लगी मेरी नीचे है। पेज नंबर 88 पे आता जाना। ये कंप्लीट कर दिया तुमने? चलो पेज नंबर 88 पे डिस्क्लोज के नीचे लिखा रीस्ट्रक्चरिंग। लिखा बस ये सर जी कई क्वेश्चंस में ना ये मसलन क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 110 पॉइंट सी, ये शिफ्टिंग हो रही होती थी, रीलोकेशन शिफ्टिंग। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 111, बल्कि सर इसी के नीचे ही पेज नंबर 110, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू क्लोज डाउन द बीएन। नेक्स्ट पेज नंबर 112, पॉइंट सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ केमिकल डिवीजन। ऐसे ही सर इनकी कब बनती है ऑब्लिगेशन? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कब बनती है? जब डिटेल प्लान बन जाए और फिर वो कम्युनिकेट भी हो जाए, डिसीजन हो जाए, प्लान बन जाए और कम्युनिकेट हो जाए। और अगर ऐसे ना हो तो फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू स्ट्रक्चर नहीं बनती। तो ये जो चीज आई ना, डिवीजन बंद कर देना,
अपने फैक्ट्री लोकेशंस पे किसी एक प्रेमिसेस को दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, तो इसको रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। तो आज जरा ये अब आइडिया तो हमें है, तो जरा रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे। अब स्टैंडर्ड्स कहाँ तक पहुंचे अभी तक? अभी वो कह रहे हैं कि उसके बाद तो ये अब सब कुछ ओरिजिनल स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका बस थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए। मीन्स उसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई याद करने वाली चीज नहीं है। पेन पकड़े हाथ में, डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसकी स्टोरी लिखी हुई है, तो जहां जहां पर जरूरत पड़ती है बस हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन ये जो मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको दिखाई, इनको इनकी स्टोरी थोड़ी सी ज़हन में रखिएगा। है स्टोरी ज़हन में? इस केस में फिर रिडंडेंसी कॉस्ट की प्रोविजन होती है, स्टाफ ट्रेनिंग की नहीं, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की नहीं, रीलोकेशन का अगर खर्चा है, ट्रेनिंग का खर्चा है, तो वो जरा सारा यहाँ जरा नजर दूंगा। पढ़ना शुरू करें। पढ़ने 88 restructuring is defined as a program that is planned and controlled by management। तो सबसे पहले तो ये मैनेजमेंट का अपना प्लान है, इससे होता क्या है, एंड सिग्निफिकेंटली चेंजेस, मटेरियली चेंजेस मींस इससे सिग्निफिकेंट चेंज आता है कहाँ? या तो बिजनेस के काम करने का तरीका, स्कोप ऑफ बिजनेस बदल जाता है, या बिजनेस को करने का तरीका बदल दिया जाता है। स्कोप का मतलब होता है काम। ऑडिट में सुना कभी आपने? ऑडिटर का एक स्कोप होता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? ऑडिटर ने क्या करना है, उसने क्या क्या करना है। या तो बिजनेस का स्कोप चेंज हो जाता है, और या बिजनेस को करने का तरीका चेंज कर दिया जाता है। स्कोप चेंज होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप 5 डिपार्टमेंट्स चला रहे थे, आपने उसमें से एक डिपार्टमेंट स्टॉप कर दिया। फॉर एग्जांपल जिस तरह आता था, बैटरीज डिवीजन बंद कर दिए, या अपनी कुछ केमिकल डिपार्टमेंट बंद कर दिए। ठीक है, स्कोप मींस आप प्रोडक्ट एक से ज्यादा बना रहे थे, किसी प्रोडक्ट को बनाना आपने अगर रोक दिए, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा सर? कि अपने बिजनेस का स्कोप चेंज कर दिया। ठीक है, मैनेजमेंट के इस प्लान से क्या होता है? स्कोप बदल सकता है। या फिर क्या होता है? मैनर इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड, बिजनेस करने का तरीका बदल दिया जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले हमारी जो फैक्ट्री थी वो लेबर इंटेंसिव थी, मींस एम्प्लॉयज जो थे, एम्प्लॉयज की बेस पे प्रोडक्शन हो रही थी, एम्प्लॉयज अपने हाथ से ज्यादा काम कर रहे थे। देन हमने ऑटोमेटिक मशीनरीज ले ली, जिससे क्या हो रहा? मशीन इंटेंसिव हो। क्या मतलब मशीन इंटेंसिव? अब मशीनों पे ज्यादा डिपेंडेंस है, और एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंस कम हो गई है, और देयरफॉर हो सकता है कि आप इसकी वजह से कुछ एम्प्लॉयज को रिटेंडेंट कर रहे हैं। तो लेबर इंटेंसिव क्या होता है? ऐसी जगह, ऐसी फैक्ट्रियां जो लेबर ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन अगर ऑटोमेटिक मशीनरीज हैं, सॉफ्टवेयर से रन हो रही हैं, खुद ब खुद चल पड़ती हैं, बंद हो जाती हैं, तो देन ये अगर आप मशीनरीज, ऐसी मशीनरीज पे शिफ्ट हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज मशीन इंटेंसिव। तो क्या बिजनेस वही है, लेकिन उसको करने का तरीका बदल दिया। इसी तरह एक पाकिस्तान में इसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी है, एमसीबी बैंक। तकरीबन 90s में, 90s के स्टार्ट में प्राइवेटाइज हुआ था। पहले ये गवर्नमेंट ओन था, तो जब ये गवर्नमेंट ओन था तो इसमें 7 लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट थे। 7 लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचते पहुंचते मैनेजर, जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह वगैरह करते करते 7 लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट में काम हो रहा था। लेकिन जब प्राइवेटाइज हुआ, तो किसी प्राइवेट पर्सन के पास अगर आया, पहले ये लॉस मेकिंग होता था, तो डेफिनेटली फिर इसे प्रॉफिट में लाने के लिए 2 से 3 लेयर्स, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 2 लेयर्स या 3 लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट को अलविदा कह दिया गया। तो वही काम जो पहले 7 डिफरेंट लेवल्स पे होके होता था, उसको करने के लिए क्या कर दिया गया? 2 लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट एलिमिनेट कर दी गई, और देन वही काम जो पहले 7 लेयर्स से हो रहा था, अब 5 लेयर्स से होना शुरू हो गया। ये समझ गए? लेयर्स, हायरार्की सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो इसका मकसद सिर्फ क्या था कि एक तो कॉस्ट सेविंग हो जाए, और शायद जितने ज्यादा लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली उतनी हमारे माशरे में
पॉलिटिक्स ज्यादा होती है। तो रादर देन कि वो बातें आपस में ज्यादा करें, मकसद ये था कि लोग कम हो जाएं, एफिशिएंटली काम करें, ताकि उन्हें कम लोग नजर आए इर्द गिर्द, तो वो काम की तरफ ध्यान दें। तो अनफॉर्चुनेटली आपने सुनी होगा ये प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी, बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि कौन सी जॉब कर रहे हैं, और अगर सरकारी जॉब कर रहे हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वहाँ बहुत काम होता है। मतलब अंडरस्टूड इससे एक अनफॉर्चुनेट बात क्या होगी कि अगर सरकारी जॉब है तो इसका मतलब काम नहीं हो रहा होगा, बंदा वेला ही होता होगा। लेकिन पहले ये होता था, पर अब ये ऐसे नहीं हो पाएगा मेरा ख्याल, ये जमाना बदल रहा है। तो बहरहाल ये मैं मैंने समझाने की कोशिश कर रहा था, तरीका किस चीज का तरीका बदल जाए, तो या बिजनेस का स्कोप चेंज हो जाए, या उसका बिजनेस के कंडक्ट का मैनर चेंज हो जाए, मैनर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस। तो अगर ये काम हो जाए तो इसको क्या बोला जाता है, रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है, रीस्ट्रक्चर कर दिया गया। तो रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, मैनेजमेंट का प्लान होता है जो मैनेजमेंट कंट्रोल करती है, जिससे या क्या और या क्या हो जाता है, या सिग्निफिकेंटली स्कोप चेंज हो जाता है, या मैनर इन विच द बिजनेस इज कंडक्टेड चेंज हो जाता है। पढ़ना शुरू करें नेक्स्ट। Restructuring occurs when, for example, a line of business is sold or there is a change in management structure. In both cases, there will be a variety of costs involved. For example, एक और लफ्ज होता है ये जो termination benefits हैं, retrenchment packages भी कहते हैं। ये जो redundancy packages आ रहे थे, retrenchment एक लफ्ज है, ये redundancy के लिए। redundancy किसे कहते हैं? हाँ जी, फरागत, redundant, extra हो गया कोई, हमारी जरूरत नहीं रही। For example, retrenchment packages will probably needs to be paid out, and in case of sale of factory, there may be cost incurred in, ये भी हो सकता है। अगर फैक्ट्री आपने सेल की है तो उसमें जो मशीनरी लगी हुई है बेचने के लिए आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट इंकर कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर बाकी एक नजर पढ़ लें, फिर उसमें इसमें याद करने वाली चीज ऐसा नहीं है, जिस चीज पे दोबारा नजर पड़ जानी चाहिए थ्योरेटिकली वो मैं बताता हूं। The same definition and recognition criteria must be met before making a provision for the cost of restructuring, although IS 37 provides further criteria to assist in determining whether definition and recognition criteria has been met. अब यहाँ जरा रुक के मेरी बात जरा गौर से सुनिए। अगर एक प्रोविजन बनानी है तो कौन सी 3 कंडीशंस मीट होना जरूरी है? Present obligation as at a past event, probable outflow of resources and a reliable estimate can be made. ये 3 चीजें अपनी जगह, लेकिन नेक्स्ट थर्ड लाइन में अंडरलाइन करेंगे, कहता है ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है इसकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगी, और वो बनेगी कब, ये कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस है। प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की वजह से कब बनेगी, ये खास तौर पे आप क्राइटेरिया सिर्फ किसके लिए है, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। तो उसमें दो पहले मेन हाईलाइट करने वाली चीजें। नंबर 1, देयर मस्ट बी अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान, प्लान बन चुका हो। फॉर्मल का मतलब डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, साइंड फॉर्म में, फॉर्मल, फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, सिर्फ डिसीजन ना हुआ, उस डिसीजन पे अमल दरामद कैसे करना, वो प्लान बन के मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट से साइन हो गया हो। अगर ये हो गया है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि डिटेल्ड फॉर्मल प्लान बन गया। एक मिनट, जो इसके नीचे लिखा है उस पर आते हैं, जरा पहले नंबर 2 पे जाना। The entity must have raised valid expectations, ये उसी के साथ अब है, और एंड सेंटेंस दरमियान में ढूंढ लो। There must be a detailed formal plan and the entity must have raised valid expectations in those affected before the year end, भी अंडरलाइन करें। ये दोनों काम बिफोर द बैलेंस शीट डेट हो जाने चाहिए, that it will carry out restructuring। अब ये वैलिड एक्सपेक्टेशंस कैसे अराइज हो जाएंगी, by either having started to implement the plan, अगर ईयर एंड से पहले हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, मसलन अनाउंस नहीं किया लेकिन बंदे निकालने शुरू कर दिए, इसका मतलब हम शुरू हो गए। या अगर इंप्लीमेंट नहीं भी कर रहे तो कम से कम अनाउंस कर दिया। तो प्लीज नंबर 2 में क्या है, एंटिटी मस्ट हैव रेज्ड वैलिड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, बिफोर द ईयर एंड।
लेकिन ये वैलिड एक्सपेक्टेशन या कैसे क्रिएट हो सकती हैं? नंबर एक, या तो स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट हो गया हो, हमने प्लान बनाया उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया इवेंट्स पहले, या अगर इम्प्लीमेंट नहीं भी करना शुरू किया तो एटलीस्ट उसको अनाउंस कर दिया। तो दोज अफेक्टेड, अब दोज अफेक्टेड में सप्लायर्स भी हो सकते हैं, कस्टमर्स भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। तो दो मेन चीजें सभी के, डिटेल फॉर्मल प्लान बन जाए और उससे वैलिड एक्सपेक्टेशंस राइज हो जाए। अब वैलिड एक्सपेक्टेशंस कब राइज हो जाएंगी? या तो हमने इसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए या उसके मेन फीचर्स एटलीस्ट अनाउंस हो गए। अगर ये दोनों काम हो गए बैलेंस शीट डेट से पहले तो रीस्ट्रक्चरिंग की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की बेस पे प्रोविजन बन जाए। अब आ जाए जरा पॉइंट 1 की डिटेल में, because there must be a detailed formal plan। अब प्लान में क्या क्या होना चाहिए, ये नीचे एक लिस्ट बनी हुई और इस लिस्ट को आपको याद करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये सारी लिस्ट एज इट इज स्टैंडर्ड में है। मीन्स टू से अगर आपको कभी ये डिसीजन लेना पड़ जाए कि डिटेल्ड फॉर्मल प्लान के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो जस्ट एक नजर वैसे ही देखना क्या क्या होना चाहिए। नंबर एक, कौन सा बिजनेस इफेक्ट होगा, वो बिजनेस कहाँ है, फंक्शन क्या है उसका, नंबर कितने हैं, हु विल बी कंपनसेटेड, कितना टोटल खर्चा होगा और कब प्लान इंप्लीमेंट होगा। बोल देंगे 3-4, कौन सा बिजनेस इफेक्ट होगा, किस जगह है वो बिजनेस, लोकेशन, फंक्शन एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिनके कंपनसेट करना पड़ेगा, टोटल खर्चे कितने होंगे और प्लान कब इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर ये सब कुछ किसी प्लान के अंदर आ जाए तो वो प्लान कहलाएगा डिटेल्ड फॉर्मल प्लान। लेकिन ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मेन वर्ड्स इस सेंटेंस के क्या हैं? देयर मस्ट बी अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान। और ये जो एक्सप्लेनेशन है, आइडियल तो यही था कि इन दिनों में स्टैंडर्ड होता था कि हम जरा साथ साथ वहां से भी देख लेते। बहरहाल कोई नहीं करती, समझ गए बात जी? ये सब कुछ होगा एटलीस्ट, बल्कि उसके ऊपर कम अज कम ये हो एटलीस्ट द फॉलोइंग। इससे ज्यादा हो जाए तो अच्छा है, इससे कम अगर होगा तो वो डिटेल्ड फॉर्मल प्लान अकॉर्डिंग टू IS 37 नहीं कहलाएगा। आगे शुरू करें। नेक्स्ट पैरा कहता है पॉइंट नंबर 2 के नीचे, इफ द कंपनी has started to implement the plan and announce its main features to those affected by it after the balance sheet date but before the date of authorization, then सिर्फ disclosure होना as a non-adjusting event। सही तरह बताएं क्या कह रहा है। अगर तो बैलेंस शीट डेट से पहले ये काम हो गया फिर तो आप प्रोविजन की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर यही काम बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ लेकिन ऑथराइजेशन से पहले पहले हो गया तो फिर आप इसे नॉन एडजस्टिंग इवेंट के तौर पे सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे इफ मटेरियल। जब भी कभी डिस्क्लोज की बात करनी है एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट के एंगल से तो इफ मटेरियल वर्ड लिखना चाहिए। मसलन मीन्स उसे फॉर एग्जांपल अगर मटेरियल नहीं तो फिर डिस्क्लोजर की भी जरूरत नहीं। मटेरियल मीन्स सिग्निफिकेंट, एनी कंफ्यूजन? तो इसमें ये वाली जो चीजें ना, ये बिफोर या आफ्टर, ये काइंडली जरा मेरा ख्याल विदाउट एनी के जी हम स्टैंडर्ड खोल के देख लेंगे, ये कम से कम ज़हन में रहनी चाहिए। जी सर। ये अगर कोई मतलब आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है और बिफोर ऑथराइजेशन डेट है, लेकिन सर अगर अगले एक साल में वो सब कुछ मतलब रिस्ट्रक्चर हो रहा है तो फिर क्या होगा? फिर रिकॉर्डिंग हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर हम डिस्क्लोज दे देंगे शेयर होल्डर्स को कि हम हमारा प्लान बन गया और हमने उस प्लान के फीचर्स अनाउंस कर दिए जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल हमने ये वाला डिपार्टमेंट क्लोज करना और उसके इतने एक्सपेंडिचर्स होंगे और बाद में फिर हम इंप्लीमेंट कर लेंगे। उसके खर्चे जो होंगे फिर नेक्स्ट ईयर में दिखाएंगे। नेक्स्ट ईयर ही नहीं होता तो नहीं, अगर नेक्स्ट ईयर में फिर तो वैसे बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है। ये हम ये बात नहीं कर रहे पूरा बिजनेस बंद नहीं होने लगा, बिजनेस का कोई हिस्सा बंद होने लगा। और अगर बिजनेस पूरा बंद होने लगा तो वो कोई रीस्ट्रक्चरिंग नहीं है, वो तो गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम होगी, वो तो वैसी कहानी मुकी। ये सिर्फ क्या है कि बिजनेस का कुछ स्कोप चेंज होने लगा या उसका करने का तरीका बदलने लगा। बिजनेस बंद नहीं होने लगा। अगर बिजनेस बंद होने लगा तो ये कोई रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती, ये तो फिर सिंपली गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम। और गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम अगर बैलेंस डेट के बाद भी अगर हुई है तो वो तो एडजस्टिंग इवेंट बन जाती है। ये पूरा बिजनेस बंद होने की बात नहीं होती, बिजनेस का कुछ हिस्सा, कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक लोकेशन। ठीक है जी। अब आ जाइए फाइनली कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। क्या रीस्ट्रक्चरिंग पे खर्चे भी होंगे? शुड प्रोवाइड फॉर only costs that are directly associated to the restructuring।
those that are necessary, और एक और वर्ड मैंने वैसे वहां बोला था, दोबारा यहाँ देखें, not associated with ongoing activities, और future operating losses are not part of provision. अब नीचे जो लिस्ट बनी हुई ना, ये लिखी हुई है उस चीज की लिस्ट जो नॉट, मतलब मीन्स से दोबारा पढ़ रहा, यहाँ तक क्या बात हुई? नहीं, पहले क्या बात हुई है? नहीं, यहाँ तक क्या बात है? कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग में कौन सा खर्चा होना चाहिए? जो डायरेक्टली एसोसिएटेड हो, और ये कौन से होंगे? जो जरूरी होंगे और फ्यूचर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होंगे। अब नीचे वो लिखे हुए जो फ्यूचर एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे, इसकी अगर एज अ हेडिंग बनानी तो बना लें, फॉर एग्जांपल, या इस तरह से कर लें, एग्जांपल्स ऑफ ऑनगोइंग एक्सपेंसेस। Examples of expenses of ongoing activities. ये प्लीज समझ आ रही है मेरी बात में क्या कह रहा है? मीन्स से ये नीचे वाले खर्चे प्रोविजन में कंसिडर होंगे या नहीं? क्यों? क्योंकि ये ऑनगोइंग एक्टिविटी से खर्चे। इसमें कौन कौन सा पहले भी आगे थे, जो नए शायद, रीट्रेनिंग, रीलोकेटिंग का मतलब बार बार में आ रहा था सर, तो इसकी प्रोविजन नहीं है। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस भी आ रहे थे। इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम्स का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप रिस्ट्रक्चरिंग करके कोई नया आईटी सिस्टम लेंगे, जिस समय मैंने लेबर इंटेंसिव से मशीन इंटेंसिव बताया था, मशीनों को चलाने के लिए तो नया सॉफ्टवेयर खरीदेंगे एम्प्लॉइज को रिडंडेंट करके, तो आईटी सिस्टम पे जो खर्चा होना, इट इज अ सेपरेट न्यू एसेट व्हिच शुड नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। इसके साथ आप देखना आईटी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को लेने का प्लान आपका। जी बेटा, अगर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का खदशा है तो वो डेफिनेटली इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपने एसेट से फ्यूचर में वो रिकवर नहीं कर पा रहे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे वो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। वो मैं एक मिनट दिखा देता हूँ, मैं कहीं लिखा होना चाहिए, एक सेकंड वो बात कर लेते हैं। जी सर, देन आगे मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट अगर कोई आप करना चाहते हैं, लेकिन नई लोकेशन बना ली है पुरानी बंद करके, तो इज इट पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन? तो ये भी सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस जब इंकर होंगे प्रॉफिट लॉस में आएंगे। और एक्सपेक्टेड लॉसेस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, ये कब रिकॉर्ड करेंगे? एज पर IAS 16 वेलकर। तो ये किस चीज की लिस्ट है? जो अमाउंट्स प्रोविजन का हिस्सा बनेंगी या जो नहीं बनेंगी? नीचे वाली की एग्जांपल देखो। A few days before the year end, announced its intention to close this shoe factory within 6 months of the year end. The detailed formal plan that lists among other things the expected cost of closure. Retrenchment जरा एक बार याद रखना, ये कहीं यूज हो गया तो सिंपली इसका मतलब रिडंडेंसी है। रीट्रेनिंग, रीलोकेटिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री एसेट्स। तो प्रोविजन सिर्फ कितने से बनेगी? 1 मिलियन से। अब इन पेजेस में याद क्या करना? पिछले पेज पे जाएंगे, इसकी डेफिनेशन को याद करने वाली चीज नहीं है, ये डेफिनेशन ओरिजिनल स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ, इस पे एक नजर पड़ जानी चाहिए ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि है क्या, लेकिन रट्टा ये भी नहीं। नेक्स्ट पेज पे ये जो क्राइटेरिया के दो मेन पॉइंट्स हैं, ये जहन में रख लेने चाहिए, मतलब इन पे नजर पड़ जाए ताकि ये नहीं कि हर चीज के लिए स्टैंडर्ड खोला जाए। ठीक है, पॉइंट 1 और 2 नीचे आएंगे। उसके नीचे फिर ये जो पैराग्राफ आएगा, ये मेरे ख्याल जहन में रहना चाहिए कि अगर बैलेंस शीट डेट के बाद अगर ये अनाउंसमेंट हुई है तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट के तौर पर सिर्फ डिस्क्लोज होना। और फाइनली फिर ये जो लिस्ट एक आई थी 4 पॉइंट्स की, ये कौन सी लिस्ट है? जो ऑनगोइंग एक्सपेंसेस की है, जिनके अगेंस्ट प्रोविजन नहीं बनानी। तो ये भी कोई याद करने वाली चीज नहीं है, मतलब इसका ये है कि जब भी कभी रिवीजन कर रहे हो
तो खास तौर पे बस इन चीजों पे जरा सही नजर पड़ जाए, और अगर नजर पड़ जाए तो होपफुली जहन में रह जाता है। क्या हो गया सर? जी सर, ये देन आपने करना ये है कि ये जो चैप्टर पढ़ा हमने, अब इसके क्वेश्चन आराम से हम करते रहिएगा आप लोग, लेकिन आज इस तरह करें, ये जो चैप्टर पढ़े गए इनको जरा एक रीडिंग कम से कम कल टाइम निकाल के अगर कर लिया जाए, इनकी रीडिंग हो जाए, मीन पेज नंबर 76 से लेके ये जो प्रवीण नहीं सर, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे आप इस तरह कह सके कि मेमोराइज करना। ये जो 3 पॉइंट्स ये आए हैं, ये जो प्रवीण का रिकॉर्ड होती है, फ्यूचर इवेंट्स क्या है, उनमें क्या होना है, गेन है, ये सब कुछ ही स्टैंडर्ड में लिखा हुआ। लेकिन आप जब फॉरो रीडिंग करेंगे मेरे कहने पे, और मैंने कहने पे कभी रिवाइज कर लिया करेंगे, तो ये चीजें जहन में वैसे ही आ जाएंगी। तो ये कहना इसमें से ये वाला रट्टा लगाना है, इस तरह की कोई भी बात नहीं। तो रट्टे वाली बात नहीं है। मैंने कहा फॉरो रीडिंग का मतलब ये है कि पेन हाथ में रख के आराम से डिटेल में पढ़ा जाए, और उस तरह से रट्टा लगा के आंखों में घूम फिर के, तो वो कोई इसमें जरूरत नहीं। तो पहला स्टेप ये रख लें कि ये जितना हमने पढ़ा है इसकी एक रीडिंग हो जाए, ताकि जरा कुछ रैंडम भी हमने पढ़ा, कभी कहीं पहुंच गए थे, कभी कहीं पहुंच गए थे, तो ये सारी बातें आपके जहन में आ जाए। तो ये पढ़ तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ही लिए। अगर आप सफे गिनने शुरू करेंगे तो ये ऐसे ना कीजिएगा, आपने कहाँ रुकना है वो मैं बता देता हूँ। पेज नंबर 94 तक आना, तो मैं कोई नया क्वेश्चन नहीं दे रहा, 76 से लेकर 94 तक। और अगर आप इसे सही फॉरो पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल 1 घंटा लगना चाहिए। एक ये भी तरीका होगा पढ़ने का जिससे मैंने भी पढ़ लिया, तो 1 घंटा आराम से तसल्ली से, जहां जहां जो छोटी मोटी एग्जांपल्स आई उनको साथ जरा देख के रिवाइज करना, ठीक है? क्या ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड से लिखा हुआ है? ये एक दिन जरा मैं सोच के बताता हूँ। अच्छा, उसमें IAS 10 भी मैंने कह दिया। देन सर, ये हमारे ना कुछ क्वेश्चंस के लिए हमें एक एक्स्ट्रा टाइम रखना पड़ना है। मसलन वो जो क्वेश्चन है कौन सा है, एक डिसमेंटलिंग, ताहिर था, एक मार्वलस था, फखत तो मेरे ख्याल अपने कर लिया नहीं। वो तो ठीक है, आपकी अपनी मसरूफियत अपनी जगह है, सजेशंस अपनी जगह है, लेकिन इन कामों के लिए हम कोई 1 घंटा अगर संडे को रख लें, ये 7 चीजें अगर मुक दें, तो आप नहीं आना चाह रहे वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरी आवाज इस टाइम में मेरा ख्याल है, क्योंकि हमें शायद अदरवाइज टाइम निकालना फिर मुश्किल भी हो जाए, और 7 अगर निकल जाए तो बेहतर भी है। तो एक 3 से 4 ताहिर, पहले मेरे ख्याल किस किस की जरूरत है? ताहिर और मार्वलस के अलावा तो नहीं, फखत की तो जरूरत नहीं है, तो 1 घंटा काफी होगा मेरा। तो 3 से 4 इंशाल्लाह कल आवाज आपने मेरी जहां भी हो जरा सुन ली। ये इसमें डेफोडेक्स भी आया था, उस पर वो मैं बता दूंगा। और ताहिर में वैसे एक नजर आप दोबारा देख लीजिएगा, कॉस्ट वाला ताहिर मेरा नहीं था मसला बने। ये मैंने इसलिए किया है दोबारा कि कल 3 बजे से पहले पहले अगर ताहिर, या कम से कम ये देख लें कि क्या प्रॉब्लम थी, ताकि हमारा बस टाइम उसी पे लगे और अदरवाइज वेस्ट ना हो। मार्वलस में अपने पॉइंट्स देख लीजिए, बाकी फिर मुझे आइडिया है कि आपको कहाँ फंसे होंगे, तो जहां भी आप होंगे इंशाल्लाह 3 से 4 एक इंशाल्लाह, लेकिन ये 4 जरूरी नहीं है वैसे, ये मैंने हौसला देने के लिए कहा है कि 1 घंटा, मतलब जब आएंगे तो हम खा लेंगे। अल्लाह।